हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है, जिसमें अगले दिन सुबह समर मानव से कहने लगता है कि पता है भाई, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात तो ये है कि लक्ष्मी के गायब होने का इल्जाम भाभी पर लग गया है। जिस इंसान ने लक्ष्मी को मेंटर किया, उसे सिखाया, उसे ट्रेन किया, आगे बढ़ाया, उसी को ये दिन देखना पड़ रहा है। मानव भी कहने लगता है कि आयशा बहुत ही स्ट्रांग लड़की है, उसके लिए यह सिचुएशन बहुत ही टफ है। अगर कोई और उसकी जगह होता ना तो सर्वाइव ही नहीं कर पाता। उधर अपने कमरे में बैठी आयशा भी सोच रही होती है, तभी उसके पास भवानी का फोन आता है। भवानी अपनी फिल्म की बची हुई बाकी शूटिंग जल्दी से आयशा से पूरी करने के लिए कहने लगता है। आयशा भी कहने लगती है कि उस फिल्म की रिलीज तो अगले साल की है ना, तो फिर इतनी जल्दी क्यों। भवानी भी कहने लगता है कि मैडम, मैं इस फिल्म को जल्दी से कंप्लीट करना चाहता हूँ, इससे पहले की। और बोलते बोलते रुक जाता है। आयशा भी पूछने लगती है, इससे पहले की क्या। तभी मानव भी वहां आकर के आयशा का फोन लेकर के भवानी से पूछने लगता है कि मिस्टर भवानी, इससे पहले क्या। भवानी भी कहने लगता है, मिस्टर मानव, आप समझदार हैं और एक प्रोड्यूसर भी हैं, और आप जानते ही हैं कि अगर फिल्म के दौरान किसी भी हीरो हीरोइन को जेल हो जाती है तो फिल्म बीच में ही रुक जाती है, और बेचारा प्रोड्यूसर तो बिना कुछ किए ही मर जाता है। और इस फिल्म में भी बहुत सारा पैसा लग चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि इसे अभी कंप्लीट कर लेते हैं। मानव उसे डांटने लगता है और कहता है, कभी तो अपनी हीरोइन पे भी भरोसा कर लीजिए, और फोन काट देता है। और आयशा को नॉर्मल रहने के लिए पानी का गिलास देता है। तभी वहां पर मीठी भी आ जाती है। मीठी को देख करके आयशा खुश हो जाती है और उसके पास जाकर के उसे हक कर लेती है। मीठी भी कहने लगती है, आयशा मॉम, सब लोग आपके बारे में गलत गलत बोल रहे हैं, आपने किसी को हर्ट किया है क्या। और कहती है, टीवी पर भी मैंने देखा, मगर मॉम आप तो हीरोइन है ना, गंदी बातें तो विलन लोग करते हैं ना। आयशा मीठी को समझाने लगती है और उससे पूछने लगती है कि बेटा, आपको क्या लगता है कि आपकी मॉम क्या है। मीठी भी कहने लगती है, मेरी मॉम तो सबसे अच्छी है, वो कभी भी गंदे काम नहीं करती है। ये सुनकर के आयशा बहुत खुश हो जाती है और उससे चूमने लगती है और मीठी से कहती है, हम किसी की भी बात नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ अपने मन की बात सुनेंगे, और उसे वहां से भेज देती है। मीठी के जाने के बाद में आयशा फिर उदास हो जाती है। आयशा को उदास देख करके मानव उसे समझाने लगता है और कहता है, ये दुनिया तुम्हें सिर्फ तब तक ही गुनहगार समझेगी जब तक कि तुम बेगुनाह साबित नहीं हो जाती। और देखना तुम, मैं तुम्हें एक दिन बेगुनाह साबित करके ही रहूंगा, बस तुम हिम्मत मत हारना। आयशा भी हल्की सी स्माइल दे करके हाँ में सर हिला देती है। लेकिन सबके जाने के बाद में आयशा फिर कमरे में बैठ करके वही सारी बातें सोच रही होती है। उसे मीठी की कही हुई बात भी याद आ रही होती है, और एनजीओ का उसे आने से मना कर देना, उसके प्रोजेक्ट का एक एक करके उसे हाथ से चले जाना। तभी मानव भी उसके पास आकर के फिर से उससे पूछने लगता है, क्या हुआ आयशा। आयशा भी कहने लगती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे आखिर क्या हो गया है। कल तक मुझे लगता था कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, पर आज मुझे लगने लगा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। मानव उसे हिम्मत दिलाने लगता है और कहता है कि हर इंसान की जिंदगी में ऐसा मौका आता है जब उसका विश्वास खुद पर से उड़ जाता है। आयशा मानव को बताने लगती है कि मानव, आपने देखा था ना, पुलिस स्टेशन के बाहर कितने सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। वो सब ये देखना चाहते थे कि आयशा सरीन की जिंदगी में क्या चल रहा है। उन लोगों को कितना मजा आ रहा था। मेरा तो तमाशा बन चुका है, अब कोई भी ये बात नहीं भूलेगा कभी भी। मानव भी उसे समझाने लगता है कि आयशा, इससे ये भी तो साबित होता है ना कि वो लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। आयशा भी मानव से कहने लगती है कि आप कब तक मुझे झूठी दिलासा देते रहेंगे। अब तो घर वाले भी मुझे गलत समझने लगे हैं, कल दुनिया वाले भी मुझे गलत समझने लगेंगे। और टीवी पर भी तो देखो ना, सब कुछ मेरे बारे में गलत ही बताया जा रहा है। सब जगह यही चल रहा है कि आयशा सरीन खूनी है। और कहती है, देखिए ना, मैं आपको दिखाती हूँ। और टीवी चालू करके मानव को दिखाने लगती है, जिसमें न्यूज चैनल वाले आयशा को खूनी ठहरा रहे होते। आयशा वो देख करके घबरा जाती है और वापस टीवी बंद कर देती है और परेशान होने लगती है और कहती है, देखा तुमने, हमारी कंट्री ऐसी है, कोर्ट के फैसले के पहले ही लोग अपना फैसला सुना देते हैं। सब तरफ एक लहर सी फैल गई है। मानो सभी लोग यही समझ रहे हैं कि मैं गलत हूँ, और लोग ये बातें इतनी आसानी से नहीं भूलने वाले। और मान लो अगर भूल भी जाते हैं तो वो उस इंसान को भी बुला देते हैं। और मुझे ये भी मंजूर नहीं है कि लोग मुझे भूल जाए और मैं एक गुमनामी के अंधेरों में खो जाऊं। मुझे ये मंजूर नहीं है। आज तक लोग मेरे साथ थे, मुझे चाहते थे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे रोल किए थे। उन्हें यही लगता था कि आयशा सरीन कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती है। लेकिन अगर अब 24 घंटे टीवी पर यही दिखाया जाएगा कि आयशा सरीन ही खूनी है, तो लोग यही यकीन करने लगे मैं एक विलन हूँ। और कहने लगती है कि अब तो एक ही रास्ता बचा है कि मैं कोई ऐसा रोल करूं जिसे देख करके लोगों की सोच बदल जाए। तभी उसे याद आने लगता है कि एक डायरेक्टर उसके पास में एक इसी ही समाज सुधारक मूवी का प्रपोजल लेकर के आए थे, जिसे उसने मना कर दिया था। आयशा मानव से कहने लगती है कि मुझे ऐसी ही फिल्म करना है जिसमें कोई सोशल मैसेज हो। मुझे नाच गाने वाली फिल्में नहीं करना है। मैं कोई ऐसा किरदार करना चाहती हूँ जिसे देख करके लोगों को लगे कि ये लड़की कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती है। मेरी इमेज समाज सुधारक और इंसानियत की देवी की तरह बन जाए। और बताने लगती है कि एक ऐसी ही फिल्म मुझे ऑफर भी हुई थी, सुबोधा की फिल्म, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था, लेकिन अब मैं वो करना चाहती हूँ। और कहने लगती है कि अगर मेरा फैसला मीडिया के थ्रू ही आना है तो क्यों ना लोग मेरे फेवर में फैसला ले। मानव भी कहने लगता है, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन वो सुबोधा की फिल्म तो बन चुकी है, और अगर हम कोई फिल्म बनाते हैं तो लोगों को ये लगेगा कि हमने जानबूझ करके किया है। तुम चिंता मत करो, कल मैं एक मीटिंग रखता हूँ जिसमें सारे डायरेक्टरों को सोशल सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टोरी लेकर आने के लिए कहता हूँ।
ये सुनकर के आयशा खुश हो जाती है और मानव को गले लगा लेती है। इसके बाद अगले दिन डायरेक्टर्स अपनी स्क्रिप्ट लेकर के मानव और आयशा के पास पहुंच जाते हैं और एक एक करके उन्हें अपनी स्क्रिप्ट सुनाने लगते हैं। आयशा और मानव भी काफी देर तक स्टोरियां सुन रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी स्टोरी पसंद नहीं आ रही होती है। सारी स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर देते हैं और कहने लगते हैं कि सारी की सारी बकवास स्टोरी है, क्या किसी के पास भी एक सिंगल सिंपल स्टोरी नहीं है। काफी सारी स्टोरियों को ध्यान से सुन रही होती है, लेकिन उसे कोई भी स्टोरी पसंद नहीं आ रही होती है। वो सारी की सारी स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर देती है और कहने लगती है कि सारी की सारी कहानियां बकवास है, क्या किसी के पास भी एक सिंपल सी लड़की की स्टोरी नहीं है लोग रिलेट कर सके। तभी मानव कहता है कि एक डायरेक्टर हो रहे हैं, उसकी स्टोरी भी सुन लेते हैं। आयशा मना करने लगती है। मानव कहता है कि जहाँ इतने लोगों को सुना है तो इसको भी देख लेते हैं। एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी उसने, उसके लिए उसको अवार्ड भी मिला था। मानव के कहने पर आयशा उस डायरेक्टर को भी बुलवा लेती है। वो डायरेक्टर आकर के सबको थका हुआ देख करके पूछने लगता है, शायद आप लोग सारी स्टोरियां सुन करके बुरी तरह से थक चुके हैं, और कहता है कि मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। और आयशा को बताने लगता है कि ये रोल बिल्कुल ही अलग तरह का है, बिल्कुल ही ग्लैमरस नहीं है, नहीं शायद आप करना नहीं चाहें। आयशा कहने लगती है कि मुझे ऐसे ही किसी रोल की तलाश है, आप कहानी सुनाइए। कहानी सुनाने लगता है और कहता है ये फिल्म नारी प्रधान है जिसका नाम शक्ति है, और बताता है कि कुछ लोग अपने हालात और न्याय के लिए पूरी सच्चाई से लड़ते हैं और अनजाने में ही समाज की ऐसी मदद करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है। आयशा को स्टोरी अच्छी लगने लगती है। वो बड़े गौर से स्टोरी सुनने लगती है। डायरेक्टर उसे बताने लगता है कि यह स्टोरी बहुत ही कमजोर और नाजुक सी लड़की की है। इसको हकीकत में तो क्या पिक्चरों में भी मारधाड़ पसंद नहीं है। वो अपने छोटे से परिवार और अपने प्यार के साथ खुश है, लेकिन हालात कुछ इस तरह से बदलते हैं कि उसका प्यार और उसका परिवार सब कुछ छीन जाता है। पिता पर झूठा इल्जाम लग जाता है, जिसके कारण उसके पिता सुसाइड कर लेते हैं और वो लड़की बेसहारा हो जाती है। लेकिन अपनी हिम्मत और सच्चाई के बल पर लड़ते लड़ते वो लड़की एक दिन इंस्पेक्टर बन जाती है और फिर अपने जैसे बेसहारा लोगों की मदद करने लगती है। कमजोर सी लड़की ना जाने कब समाज की शक्ति बन जाती है। आयशा कहने लगती है ये कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है, आप मुझे डिटेल में सुनाइए। डायरेक्टर कहने लगता है आयशा जी ये कहानी मेरी नहीं है, और जिसकी ये कहानी है ना वो इसे बेचना नहीं चाहती है। आयशा पूछने लगती है क्यों। डायरेक्टर बताने लगता है कि लेखक को लगता है कि शायद उसकी इस कहानी के साथ कोई भी इंसाफ नहीं कर पाएगा। आयशा कहने लगती है तो आप मुझे उसका नंबर दीजिए, मैं उसे कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ। डायरेक्टर कहता है कि वो अनजान लोगों का नंबर नहीं उठाती है। आयशा भी कहने लगती है बड़ी अजीब बात है, पहली बार देख रही हूँ कि किसी लेखक को मेरे साथ काम करने में प्रॉब्लम है। आखिर लेखक है कौन। और कहने लगती है कि उस लेखक को मुंह मांगा अमाउंट देंगे। डायरेक्टर कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ वो फिर भी नहीं मानेगी, और कहने लगता है कि एक रास्ता है उससे मिलने का, मैं मीटिंग फिक्स करता हूँ उससे मिलने के लिए और आप मेरी जगह जा करके उससे मिल लीजिएगा। फिर आमने सामने अगर आपने उसे कन्विंस कर लिया तो फिल्म आपकी। ये सुन करके आयशा कहने लगती है तो ठीक है ना, आप मीटिंग फिक्स कर दीजिए। डायरेक्टर भी अपने मोबाइल से लेखक को मैसेज कर देता और उसे रिप्लाई भी मिल जाता है। वो आयशा को बताता है कि कल सुबह 10 बजे का टाइम फिक्स हुआ है। ये सुन करके आयशा भी खुश हो जाती है और कहने लगती है अगर ये मूवी मुझे मिल गई ना तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। अब मैं दुनिया को बताऊंगी कि आयशा सरीन क्या चीज़ है। उसके बाद अगले दिन सुबह आयशा समर के साथ में उस मीटिंग वाली जगह पर पहुंच जाती है और लेखक का इंतजार कर रही होती है। और काफी देर इंतजार करने के बाद समर से कहने लगती है कि 10 तो बज गई है, अभी तक आई क्यों नहीं वो। समर भी कहता आ जाएगी भाभी, आप तो ये देखो, और अपने मोबाइल में गेम दिखाने लगता है। और आयशा से पूछने लगता है भाभी आप श्योर तो है ना कि आपको यही कहानी चाहिए, हम क्यों उस लेखक को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हमें तो दूसरी कहानी भी मिल सकती है। मगर आयशा कहती है कि मुझे स्क्रिप्ट का सिनॉप्सिस बहुत ही अच्छा लगा है और ये स्क्रिप्ट वही स्क्रिप्ट है जिसकी मुझे तलाश थी, लेकिन लेखक अभी तक नहीं आई है। तभी लेखक भी होटल में पहुंच जाती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। थैंक यू।